Bismillahirrahmanirrahim. Now we'll discuss about the material selection, how we are going to select a particular material for a particular application. So first we must remember a thumbs up rule that there is not a single material that is suitable for all applications. कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो सारी एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल हो, ठीक है। आमतौर पे किस बेसिस पे हम किसी मटेरियल को एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए सिलेक्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है इन सर्विस कंडीशंस पे, ठीक है। इन सर्विस कंडीशंस एज इन हाउ मच स्ट्रेस लेवल द मटेरियल इज गोइंग टू बी इन अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, what types of stress are involved. For example, shear stresses होंगे, compressive stresses होंगे, tensile stresses होंगे, stress level भी जिस तरह for example एक ब्रिज के लिए एक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस लगेंगे, और एक मटेरियल जो है उसे हम किचन यूटेंसिल्स में कोई बर्तन वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर ऑफकोर्स स्ट्रेस लेवल उतना नहीं होगा. बट बोथ टाइप मटेरियल गोइंग टू एक्सपीरियंस डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट. So the consideration for the corrosion resistance of that particular material is also important when you're going to select a particular material in a particular application. For example, सी वाटर के अंदर जो मटेरियल यूज़ होंगे, सबमर्ज जो होंगे मटेरियल, जैसे सी सबमरीन है या फिर शिप के डोर पार्ट है, उसमें जो मटेरियल यूज़ होगा उसमें जो मटेरियल यूज़ होगा उस पे कोरोजन ज़्यादा होगी और डिफरेंट टाइप का मटेरियल यूज़ होगा. अगर इसी तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह कोई चेयर बनानी है या डेस्क प्रोड्यूस करना है या कोई फैब्रिकेट करना है यहाँ पे किसी भी रूम के लिए, तो उसके लिए क्रोसिव इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा, ठीक है. तो किस टाइप के कंडीशंस इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जिसमें स्ट्रेस लेवल है, कुछ स्ट्रेंथ चाहिए या इन्वायरमेंट कौन सा है, इसका टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे यूज़ करना है, रूम टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, जिस तरह टर्बाइंस या पावर प्लांट्स में हाई टेम्परेचर जो स्टीम्स जैसे जनरेटर्स हैं उसके अंदर हाई टेम्परेचर जो पार्ट्स हैं वहाँ पे टेम्परेचर इज अ important consideration. Particularly the creep behavior of the material becomes important when we are going for the higher temperature applications. रूम टेम्परेचर पे भी स्ट्रेंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आमतौर पर स्ट्रेस लेवल ऑफ कोर्स मैकेनिकल अगर कंपोनेंट डिज़ाइन करें तो स्ट्रेस कोई ना कोई टाइप ऑफ स्ट्रेस आर द लेवल ऑफ स्ट्रेस इन्वॉल्व होगा, ठीक है. स्पेसिफिक स्ट्रेंथ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है एयरस्पेस एप्लीकेशंस में, या कोई लाइट वेट कुछ चीज़ प्रोड्यूस करनी है जिसमें फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ जो ह्यूमन बीइंग ने कैरी करनी है, फॉर एग्जांपल सोल्जर्स का जो वेट कैरी करने के लिए जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं तो उसमें ऐसा कोशिश की जाती है कि वो लाइट वेट हो. जितना लाइट वेट हो उतना ईजी हो किसी भी चीज़ को कैरी करने के लिए. जैसे हाइकिंग के लिए जो मटेरियल है वही लाइट वेट होना चाहिए, ठीक है. तो इसमें बाकी जो कंसिडरेशन द कॉस्ट और सर्विसेज में बहुत सारे कंसिडरेशन आ जाती हैं. तो इसमें से आमतौर पे कंप्रोमाइज़ होता है प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है, क्योंकि कोई भी एक मटेरियल हर एप्लीकेशन के लिए सूटेबल नहीं है. तो हम इस तरह कोशिश करते हैं कोई ऐसा मटेरियल चूज़ किया जाए जो सफिशेंटली एक जो भी सिचुएशन है उसको डील कर सकें और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, ठीक है. अब एक टाइप ऑफ मटेरियल में भी लो कॉस्ट एप्लीकेशंस में फिजिबल लेकिन हाई कॉस्ट में फिजिबल ना हो, ठीक. तो इस तरह की डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं. तो थम्स अप रूल ये है कि नॉट सिंगल मटेरियल इज सूटेबल फॉर ऑल एप्लीकेशंस, ठीक है. तो चलिए इसके एक और तरह हम इससे क्वेश्चन को देख लेते हैं कि फॉर हम इस तरह सपोज करते हैं, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल मटेरियल है, फर्जी मटेरियल कह लें, हाइपोथेटिकल कह लें, ठीक है, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई है, ठीक है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, हार्डनेस ज़्यादा है, क्रोसिव रेजिस्टेंट है, हाई स्टिफनेस है, हाई यंग्स मॉडुलस है, हाई स्ट्रेंथ है, ठीक है. तो अब सोचेंगे ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जहाँ पे इस टाइप का मटेरियल यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है. ये किसी सॉर्ट ऑफ एक असाइनमेंट समझ लें अपने लिए. आप खुद से सोचें इसके ऊपर के कौन सी एप्लीकेशन है जहाँ पे इस टाइप का मटेरियल यूज़ नहीं हो सकता. तो उससे जब आप इस पर ज़रा थोड़ा सा सोचेंगे तो इस थॉट प्रोसेस से मे भी जब आप एप्लीकेशन पे किसी पे पहुँचेंगे जो जिसमें ये हाइपोथेटिकल मटेरियल यूज़ नहीं हो सकता, तो अब आपको आइडिया होगा कि आमतौर पे जिस तरह रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी या डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, हाई स्ट्रेंथ हो या हाई टेम्परेचर बेयरिंग हो, हाईली क्रोसिव रेजिस्टेंट हो,
फिर भी वो मटेरियल भी कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। तो इस तौर से थॉट प्रोसेस आपको ये आइडिया होगा कि एक प्रॉपर्टी जो है या हर सिचुएशन में सूटेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक चीज़ की अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का तो हम तो डिज़ायरेबल होता है, लेकिन इंसुलेशन के लिए डिज़ायरेबल नहीं है। इंसुलेशन जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे कंडक्टर डिज़ायरेबल नहीं है। एंड देयर आर सेमी कंडक्टर ना इंसुलेटर एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं ना कंडक्टर एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं। दे आर लेकिन स्टिल दे आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक्स। जो प्रोसेसर्स हैं, ये जितने भी गेट्स वगैरह आपने पढ़े होंगे, एंड गेट और गेट, जो भी ये सारे के सारे सेमी कंडक्टर बेस्ड मटेरियल्स पे बनते हैं। ठीक है। सो कोई भी एक पर्टिकुलर मटेरियल या पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो हर एप्लीकेशन के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है। सो हम इसमें देखते हैं कि एक सेट ऑफ मटेरियल्स जो होते हैं वो जो गिवन कह सकते हैं कंडीशंस हैं उन्हें मीट कर रहे होते हैं। उसमें से फिर हम देखते हैं कौन सा मटेरियल जो इजीली अवेलेबल भी हो, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, प्रोसेसिंग भी इजी हो, उसे हम आमतौर पे चूज़ कर लेते हैं पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। सो दिस इज मोर और लेस the process, I can say thought process, and the working way through which we are going to select a particular material for a particular application। ठीक है। जिस तरह कंडक्टिंग एप्लीकेशंस के लिए हम आमतौर पे जो है वो रजिस्टर्स यूज़ नहीं करते। हाई रजिस्टिंग इंसुलेटिंग एप्लीकेशंस के लिए कंडक्टर यूज़ नहीं करते। ठीक है। इस तरह डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, उसके मुताबिक हम यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर मटेरियल को। अब इसी तरह हम अगर मूविंग ऑन हम बात करें एक ओवरऑल कंपैरिजन की होता है बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल्स हैं, सिरेमिक्स हैं, पॉलीमर्स हैं, कंपोजिट्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉग ग्राफ है। ठीक है। ये लीनियर ग्राफ नहीं है, लॉग ग्राफ है, लॉगरिथमिक ग्राफ। तो इसमें डेंसिटी गिवन है डिफरेंट मटेरियल्स की ना। इसमें डेंसिटी आपने इस तरह याद नहीं करनी कि ये एग्जैक्टली वैल्यूज़ क्या हैं। दिस इज जस्ट सॉर्ट ऑफ टू गिव यू द आइडिया व्हाट क्लास ऑफ मटेरियल हैज़ हाई डेंसिटी, व्हाट क्लास ऑफ मटेरियल हैज़ लो डेंसिटी। हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि इन जनरल मेटल्स की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, सिरेमिक्स की कंपैरेटिवली कम होती है। तो हम देख रहे हैं कि कॉपर, सिल्वर, आयरन, मोस्ट जितने भी मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी जो है वो सिरेमिक से ज़्यादा ही है। हम टिपिकली अगर हम कंक्रीट या ग्लास की बात करें तो उसकी डेंसिटी जो है सिर्फ एल्यूमिनियम के साथ कंपेरेबल है, बाकी तकरीबन तमाम मेटल से उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से ज़रा कंपेरेबल है या सिमिलर है। ठीक है। एल्यूमिनियम की डेंसिटी 2.7 होती है, कंक्रीट की 2.4 है, तो ये ज़रा करीब है। बाकी तमाम की डेंसिटी तकरीबन ज़्यादा होती है। तो इसलिए लाइट वेट एप्लीकेशंस में जब हम मेटल्स एनालाइज यूज़ करते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम बेस मटेरियल ज़्यादा यूज़ करें। एल्यूमिनियम पर्टिकुलरली ज़्यादा यूज़ होता है एरोस्पेस इंडस्ट्री में, क्योंकि लाइट वेट भी और एज अ मेटालिक उसकी स्ट्रेंथ इनकॉर्पोरेट करने के लिए, टफनेस इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम एल्यूमिनियम बेस एलाइज जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है। हमने ये बात की थी कि इन जनरल पॉलीमर्स की डेंसिटी जो है वो कम होती है सिरेमिक से भी और मेटल से भी। इन जनरल इनकी डेंसिटी 1 के करीब होती है। ठीक है। ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए किस रेंज में डेंसिटी है। तो 1 के करीब डेंसिटी इनके आमतौर पर सिरेमिक्स और मेटल से कम है। जो पॉलीमर्स हैं, जो कंपोजिट्स हैं, ठीक है, इनकी डेंसिटी आमतौर पे लोअर साइड पे ही होती है। देख लें लोअर साइड पे। ये आमतौर पे यहाँ पे जो कंपोजिट्स लिखे हुए हैं ये पॉलीमर बेस्ड कंपोजिट्स हैं। इसमें मेजर पोर्शन पॉलीमर्स का है, देन वी कैन ऐड सम अदर फाइबर्स और सम अदर मटेरियल टू इनकॉर्पोरेट स्ट्रेंथ और पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज इन द कंपोजिट। ठीक है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह ये है ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट है, कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट है या वुड है, इनकी डेंसिटी काफ़ी कम है। स्टिल इनकी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ जो है दैट इज़ क्वाइट हाई। So that's why they are particularly important in the lightweight applications. Similarly, the tensile strength of materials हमने डिस्कस की थी। यहाँ पे once again स्केल जो है लॉगरिथमिक है। लॉगरिथमिक स्केल इसलिए है कि बहुत स्मॉल और लार्ज वैल्यूज़ को आपस में एक ही ग्राफ में शो करने के लिए हमें लॉगरिथमिक स्केल चाहिए होगा। यहाँ पे जिस तरह हम देखें कि यहाँ पे स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो 100 है, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है। सिमिलर कह सकते हैं लीनियरली अगर हम यहीं से यहाँ तक जाएँ तो ये वैल्यू 100 से 1000 पे चली जाती है मेगा पास्कल्स में। तो इसलिए लॉगरिथमिक स्केल है ताकि लो स्ट्रेंथ और हाई स्ट्रेंथ को विद इन सेम ग्राफ हम डिस्प्ले कर सकें या हम डिस्कस कर सकें। ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं वंस अगेन स्टील अलाइज जो हैं इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन ये बनता है 200 प्लस से लेके 1 गीगा पास्कल से भी अबव है। ठीक है। तो
लेकिन इसके कंपैरिजन में सिरेमिक्स की कुछ जो है स्ट्रेंथ कम है इनसे, ग्लासेस की पर्टिकुलरली कम है। यहाँ पे ये जो सिरेमिक्स हैं ये स्पेशल सिरेमिक्स है, अगर केयरफुली प्रोड्यूस किया जाए तो थ्योरेटिकली इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन प्रैक्टिकली इनमें क्योंकि माइक्रो क्रैक्स या समटाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेसिंग मेथड, इसे अगर पाउडर मेटलर्जी या पाउडर प्रोसेसिंग से बनाया जाए तो उसमें काफ़ी डिफेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ जब प्रैक्टिकली इनकी कम आती है। ठीक है, अब हमने डिस्कस किया था जिस तरह पहले भी कि पॉलीमर्स की स्ट्रेंथ आमतौर पर सिरेमिक्स और मेटल से काफ़ी कम होती है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर जिस तरह देखें कि हमने बात की कंपोजिट्स की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ कंपोजिट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट इट इज़ मेड ऑफ। फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे यहाँ पे कार्बन फाइबर इनफोर्स कंपोजिट है या ग्लास फाइबर इनफोर्स कंपोजिट्स हैं, इनकी स्ट्रेंथ जो है दैट इज़ कंपेरेबल टू स्टील्स। तो इनकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी कंपेरेबल टू स्टील्स है जो हाई परफॉर्मेंस कंपोजिट्स हैं। उनकी डेंसिटी जो है दैट इज़ मच लेस देन द लोअर देन द मेटल्स। सो इसलिए एरोस्पेस एप्लीकेशंस में भी कंपोजिट यूज़ होते हैं, लाइट वेट एप्लीकेशन में कंपोजिट यूज़ होते हैं, बेटर कह सकते हैं फटीग अगर कहीं पे फटीग प्रॉपर्टीज़ बेहतर चाहिए हो वहाँ पे भी कंपोजिट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, सो कंपोजिट्स हैव लॉट ऑफ एप्लीकेशंस बट देयर प्रोसेसिंग इज समटाइम्स ट्रिकी टू प्रोड्यूस द कंपोजिट्स, सो देयर आर बोथ प्रोज एंड कॉन्स फॉर दीज कंपोजिट्स। इसी तरह हम यही ओवरव्यू हम जिस तरह हमने पहले बात भी की थी सेपरेटली मेटल्स सिरेमिक्स पॉलीमर्स कंपोजिट केस में कि आमतौर पे स्ट्रेंथ्स का जिस तरह हमने ओवरऑल कंपैरिजन किया था वही कंपैरिजन ग्राफिकली दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह हम आगे बात करें फ्रैक्चर टफनेस की बात करें, जब जिस तरह हमने ब्रिटल और टफ रिस्पॉन्स या बिहेवियर की बात की थी मटेरियल्स की, उसी तरह के जिस मटेरियल की फ्रैक्चर टफनेस ज़्यादा होगी या टफनेस ज़्यादा होगी वो इजीली ब्रेक नहीं करेगा और वो शैटर नहीं होगा। ठीक है, शैटर नहीं होगा, सडनली ब्रेक नहीं होगा, कैटास्ट्रोफिकली ब्रेक नहीं होगा, वो मटेरियल जिसकी टफनेस ज़्यादा होगी। जिस तरह हमने आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा टफनेस जो है वो मेटल्स एंड अलॉयज़ की है। ठीक है, तो स्टील अलॉयज़ हैं या इवन एल्यूमिनियम अलॉयज़ भी हैं। एल्यूमिनियम अलॉयज़ की स्ट्रेंथ कम होती है लेकिन इनकी स्टिल टफनेस काफ़ी हाई है, तो इनकी टफनेस ज़्यादा है। ये आमतौर पे ब्रेक नहीं होंगे जिस तरह ग्लास ब्रेक होता है, चीनी के बर्तन जो हैं चाइना क्ले के बने हुए या क्ले के बने हुए बर्तन ब्रेक होते हैं। ठीक है, उस तरह ही मेटल्स के जो भी ग्लास वगैरह ये चीज़ें ब्रेक नहीं होती क्योंकि इनकी फ्रैक्चर टफनेस ज़्यादा है। उसी कंपेरिजन में देख लें कि सिरेमिक्स की टफनेस काफ़ी कम है। ठीक है, सिरेमिक टफनेस काफ़ी कम है इसलिए शैटर हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। अब यहाँ पे पॉलीमर्स की टफनेस जो है कंपेरेबल टू सिरेमिक्स है लेकिन स्टिल आमतौर पर हमने देखा है कि ये शैटर नहीं होती। इसकी रीज़न ये है कि टफनेस बाय डेफिनेशन इसमें दो चीज़ें काउंट करती हैं, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी। ठीक है, ये हम आगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का चैप्टर इसमें मज़ीद इसे डिस्कस भी करेंगे। तो जो मटेरियल आमतौर पर डक्टाइल होते हैं वो डिफॉर्म ज़्यादा हो सकते हैं, जो चीज़ें डिफॉर्म ज़्यादा होती हैं वो ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करती हैं और ईज़िली ब्रेक नहीं होती। तो पॉलीमर्स भी आमतौर पे काफ़ी ज़्यादा डक्टाइल होते हैं, डिफॉर्म हो सकते हैं, इसलिए वो आमतौर पे जब भी कोई इस पर जिस तरह वो कुछ सडन फोर्सेस अप्लाई होती हैं, ठीक है, तो उनके क्रॉस जो है वो डिफॉर्म हो जाते हैं लेकिन ब्रेक नहीं कर होते। ठीक है, जो सिरेमिक मटेरियल्स है वो आमतौर पे डक्टाइल नहीं होते, विच मीन्स वो प्लास्टिकली डिफॉर्म नहीं हो सकते, वो डिफॉर्म होने की बजाय ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, अब कंपोजिट की अगर हम बात करें तो जिस तरह पर्टिकुलर यहाँ पे जो कंपोजिट दिए हुए हैं उन्हें हम कह सकते हैं पॉलीमर बेस्ड कंपोजिट्स हैं, तो इनकी टफनेस काफ़ी हाई है जिस तरह भी देख सकते हैं यहाँ पे, कंपेरेबल टू मेटेलिक मटेरियल्स हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बात की थी पहले भी कि आमतौर पे कंपोजिट्स जो हैं इनकी फटीग प्रॉपर्टीज़ बेहतर होती हैं। ठीक है, टफनेस बेहतर होती है और स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, so these last few graphs and slides have shown the overall comparison of different classes of materials on the basis of different properties like strength, toughness, density. So it's better to have an understanding that what class of material will have higher weight or higher density, and what class of material will have low weight or low density, and what class of material have higher strength and what class of material have lower strength. So this is the way we usually classify the materials. Different type of materials have different kind of behaviors. We tend to classify them so as to understand and use them better. Okay. अब
नेक्स्ट हम अगर हम बात करें तो हम ये जो स्लाइड है शो कर रही है कि एक सेम मटेरियल को इवन डिफरेंट प्रोसेसिंग से भी उसकी प्रॉपर्टीज जो चेंज की जा सकती हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इससे लिखा हुआ है ये 4 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि हम एक प्रोसेसिंग जो है अगर किसी मटेरियल पे चेंज करें, प्रोसेसिंग एज इन हीट ट्रीटमेंट कह लें, फॉर एग्जांपल उससे पहले हीट करते हैं फिर कूल करते हैं, जिस तरह आपने शायद मूवीज़ में या ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा कि जिस तरह स्वॉर्ड्स वगैरह हैं, कोई डैगर हैं, कोई तलवार वगैरह, इसे हम पहले हीट अप कर रहे होते हैं और रेड हॉट होते हैं, उसे फिर हम सडनली पानी के अंदर क्वेंच करते हैं। ठीक है, पानी में डाल देते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर से ठंडा कर देते हैं। इस चीज़ को हम हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। हीट ट्रीटमेंट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेसिंग जो मटेरियल के ऊपर कर रहे हैं। वो क्यों करते हैं? सो एज के मटेरियल में की हार्डनेस भी बढ़ जाए और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाए। ठीक है, तो तलवारों वगैरह में, तलवार कह लें, खंजर या डैगर्स वगैरह हैं या इस तरह की चीज़ें, इसमें हम दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए और हायर हार्डनेस होनी चाहिए। हार्डनेस ज़्यादा बेहतर होगी तो कटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और वियर एंड टियर कम होगी। ठीक है, तो इस वजह से जो प्रोसेसिंग है वो मटेरियल्स की इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे प्रॉपर्टी चेंज होती है। जिस तरह हीट ट्रीटमेंट, जैसे हमने क्वेंचिंग की बात की, चीज़ को हीट कर रहे हैं फिर पानी में डाल रहे हैं, तो इससे ये प्रोसेसिंग है, इससे इसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। प्रॉपर्टी चेंज होगी तो इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पे वही चीज़ हाईलाइट की हुई है कि प्रोसेसिंग चेंज करने से स्ट्रक्चर चेंज होता है। स्ट्रक्चर यहाँ पे हम माइक्रो स्ट्रक्चर या एटॉमिक लेवल पर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि माइक्रो स्ट्रक्चर एज इन द स्ट्रक्चर विच इज़ एट द माइक्रोमीटर लेवल और बिलो माइक्रोमीटर लेवल। ठीक है, जब स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उससे प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं मटेरियल की। प्रॉपर्टी चेंज होंगी तो उसकी परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगी। जिस तरह भी हमने क्वेंचिंग की बात की, हीट ट्रीटमेंट चीज़ को हीट किया फिर जो क्वेंच किया तो ये प्रोसेसिंग की है। प्रोसेसिंग की ही है हमने, तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर चेंज हुआ विद इन मटेरियल। स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो उसकी वजह से उसकी हार्डनेस बढ़ गई है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, प्रॉपर्टीज़ में चेंज आई है। जब प्रॉपर्टीज़ में चेंज आई है इट मीन्स कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो गई क्योंकि हमें हायर हार्डनेस और हायर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड थी। ठीक है, अगर इन केस हमें हायर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड नहीं है या हायर हार्डनेस रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर ये जो प्रोसेसिंग है ये हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं है। उस केस में परफॉर्मेंस जो है डाउन हो जाएगी। तो फिर हम प्रोसेसिंग चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड according to the need of that particular application। ठीक है, अब इसी चीज़ को यहाँ पे ग्राफ की फॉर्म में दिखाया हुआ है। ठीक है, ये एक मटेरियल है। ठीक है, उसी के माइक्रोग्राफ्स हैं। माइक्रोग्राफ एज इन आप इन्हें माइक्रोग्राफ टेक्निकल टर्म है, आप पिक्चर्स कह सकते हैं, इसे इमेजेस कह सकते हैं एट मे बी 10,000 मैग्नीफिकेशन, 5,000 मैग्नीफिकेशन, 15,000 मैग्नीफिकेशन, इस रेंज में ये मैग्नीफाई की हुई हैं इमेजेस ना। ठीक है, माइक्रोग्राफ्स। अब ये चारों जो माइक्रोग्राफ्स हैं ये सेम मटेरियल के माइक्रोग्राफ्स हैं, सेम मटेरियल की पिक्चर्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखें 4.8% कार्बन के जो हैं ये माइक्रोग्राफ्स हैं। ठीक है, अब इसमें क्या किया हुआ है कि कूलिंग रेट चेंज किया हुआ है। कूलिंग रेट एज इन हमने लेट से 4 डिफरेंट सैंपल्स लिए हैं सेम मटेरियल के। ठीक है, उन्हें सेम टेम्परेचर पे हीट किया है। एक की फास्ट कूलिंग की है, एक की स्लो कूलिंग की है। ठीक है, यहाँ पे हार्डनेस शो की हुई है इस एक्सिस पे। इस एक्सिस पे कूलिंग रेट दिया हुआ है। स्लो कूलिंग मीन्स आप यहाँ पे, हाई कूलिंग रेट मीन्स फास्ट कूलिंग की है और आप यहाँ पे। ठीक है, जब स्लो कूलिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से देखें माइक्रोस्ट्रक्चर इस तरह का बनता है और उसकी स्ट्रेंथ, इसकी जो हार्डनेस है वो काफ़ी लो है। जब हम कूलिंग रेट बढ़ाते हैं इट मीन्स कि हम कूलिंग फास्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट आई है। ये याद रखें कि 3-4 जो ये जो सैंपल्स हैं इन सबका मटेरियल सेम है, कंपोजिशन सेम है। फ़र्क क्या है हीट ट्रीटमेंट का कि यहाँ पे कूलिंग फास्ट कर रहे हैं, यहाँ पे स्लो कर रहे हैं। स्लो कूलिंग से कुछ और फास्ट की है कूलिंग, स्ट्रेंथ में कुछ इंप्रूवमेंट आई है और यहाँ पे जैसे यहाँ पे हार्डनेस दी गई है तो हार्डनेस में कुछ इंप्रूवमेंट आई है। ठीक है, अब कूलिंग रेट और ज़्यादा करते हैं, यानी कूलिंग हम और फास्ट कर रहे हैं, देखें, और स्ट्रेंथ और हार्डनेस। आमतौर पे मेटल्स एनालाइज केस में जब हार्डनेस इंक्रीज होती है तो स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हार्डनेस इंक्रीज हो गई है। हमने मजीद कूलिंग रेट थोड़ा चेंज किया है, इंक्रीज किया है, तो अब देख लें सडनली यहाँ पे माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंज आया। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ या स्ट्रक्चर में चेंज है, स्ट्रक्चर की चेंज की वजह से प्रॉपर्टीज़ में सडन एक और जंप आया और जो हार्डनेस है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आमतौर पर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये डिज़ायरेबल होता है जो
किसी भी ब्लेड के अंदर ना, वो ब्लेड चाहे किसी तलवार की एज हो, का एज हो जहाँ पे या ब्लेड हो, ठीक है, चाहे किसी कटिंग नाइफ का हो, ठीक है, इन सब केसेस में स्वॉर्ड्स हैं, डैगर्स हैं, जो भी इस तरह के एप्लीकेशन हैं, उसमें ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये डिज़ायरेबल होता है। ये स्ट्रक्चर जो है ये हाई कूलिंग रेट पे आ रहा है, इसलिए हम उसे हीट करके सडन कूलिंग करते हैं। क्यों डिज़ायरेबल है? क्योंकि इसकी देख रहे हैं आप हायर हार्डनेस है, और जो कटिंग प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ की, जो चाहे आप नाइफ़ की बात करें हों, जिस तरह छुरियाँ वगैरह हैं या कोई भी चीज़ है, उसमें जितने शार्पनेस होगी चीज़ की, इतनी इसके एज जितना फाइन होगा उतनी कटिंग बेहतर होगी, जितने एज की हार्डनेस ज़्यादा होगी उतनी कटिंग बेहतर होगी। ठीक है, हमें याद रखें दो सर्फेसिस में से बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रखें, तो जो चीज़ ज़्यादा हार्ड होती है दूसरे को स्क्रैच करती है, डिफॉर्म करती है। ठीक है, तो हार्डनेस ज़्यादा हो गई तो इट मीन्स कि इसकी कटिंग कैपेसिटी आप समझ लें बढ़ जाएगी, और इन जनरल इस स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ कूलिंग रेट चेंज करने से या प्रोसेसिंग चेंज करने से मटेरियल के स्ट्रक्चर में चेंज आया, स्ट्रक्चर की चेंज की वजह से देख रहे हैं यहाँ पे हार्डनेस बढ़ गई है, प्रॉपर्टीज में चेंज आया और उसकी वजह से परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल एक समझ लें एक एग्जाम्पल है कि किस तरह हम प्रोसेसिंग चेंज करने से या डिफरेंट प्रोसेसिंग्स करने से सेम मटेरियल के सेम कंपोजिशन के स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, उसकी बेस पे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, और उसकी बेस पे उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। ठीक, अल्लाह हाफिज़।